वेलकम टू रिव्यू एग्जाम। आज हम रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के लिए क्लास 1 और 2 डिस्कस कर चुके हैं। अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप ये समझिए कि रेलवे एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियो को जरूर देखें। आज की ये क्लास 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बाघ अभयारण्य है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्या है? एक बाघ अभयारण्य है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में लुप्तप्राय बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिले के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह स्थित है अजमेर। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चिश्ती सिलसिले के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर में स्थित है। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का जन्म ईरान के सिजिस्तान में 1141-42 में हुआ था। गौर के मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साइम ने तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को पहले ही हरा दिया और दिल्ली में अपना शासन स्थापित किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अब अजमेर में रहना पसंद किया और अपना उपदेश देना शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है? गूगल। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। गूगल एक वेब ब्राउजर नहीं है बल्कि एक सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से प्राण निकल गया कहा गया है? अवध। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये क्यों कहा गया है? अवध राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से प्राण निकल गया कहा गया है। अवध ब्रिटिश ऐतिहासिक ग्रंथों में अवध के रूप में जाना जाता है। अवध उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है। इसे शरीर से प्राण निकल गया क्यों कहा गया है? अवध को अंग्रेजों ने इस दलील पर कब्जा कर लिया था कि इस क्षेत्र पर कुशासन किया जा रहा है। अंग्रेजों ने सोचा कि नवाब लोकप्रिय नहीं था, लेकिन इसके विपरीत वह बहुत लोकप्रिय था। लोग इसे शरीर से प्राण निकल गए के रूप में मानते थे। हटाने से अवध के लोगों में भावनात्मक उथल पुथल मच गई। अगला क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के पीछे प्रेरणा स्रोत कौन थे? महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है जो मोटे तौर पर गांव में विकास पर केंद्रित रहा है, जिसमें सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, ग्रामीण समुदाय के सामाजिक जुड़ाव, लोगों के बीच प्रेरणा फैलाना शामिल है। इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर की थी। अगला क्वेश्चन है, HTTP का क्या मतलब है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। HTTP के फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित पेंटिंग इन मेमोरियम किसने चित्रित किया? जोसेफ नोएल पैटन। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जोसेफ नोएल पैटन ने 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम को चित्रित किया। सर जोसेफ नोएल पैटन FRSA यानी फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स एक स्कॉटिश कलाकार, चित्रकार और मूर्तिकार थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? कंचनजंगा। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह हिमालय के खंड में 8,586 मीटर की ऊंचाई के साथ बढ़ता है, जिसे कंचनजंगा हिमालय कहा जाता है, जो पश्चिम में तमूर नदी द्वारा और उत्तर में लहोनक दच्चू और जोंगसांगला द्वारा और पूर्व में तीस्ता नदी द्वारा सीमांकित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम बताएं। डेक्कन क्वीन। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। डेक्कन क्वीन भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन थी। डेक्कन क्वीन एक दैनिक भारतीय यात्री ट्रेन सेवा है जो भारतीय रेलवे के मध्य रेलवे द्वारा मुंबई और पुणे शहरों को जोड़ती है। 1 जून 1923 को
1 जून 1930 को पेश की गई डेक्कन क्वीन भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन, पहली लंबी दूरी की इलेक्ट्रिक हाल्ट ट्रेन, पहली वेस्टिबर्ड ट्रेन, केवल महिलाओं के लिए डिब्बों वाली पहली ट्रेन, भोजन की सुविधा वाली पहली ट्रेन। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, रूर क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है जर्मनी। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। रूर क्षेत्र जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण और औद्योगिक क्षेत्र है। रूहर को रूहर क्षेत्र, रूहर जिला और रूहर क्षेत्र या रूहर घाटी के रूप में भी जाना जाता है। जर्मनी के नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया में एक पॉलीसेंट्रिक शहरी क्षेत्र है। रूहर क्षेत्र में कोई प्रशासनिक केंद्र नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र का शहर अपना प्रशासन होता है। अगला क्वेश्चन है, अर्नेस्ट मैके द्वारा पुरातात्विक खुदाई के बारे में लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? फर्दर इक्वेशन एट मोहनजोदड़ो। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्दर इक्वेशन एट मोहनजोदड़ो पुरातात्विक उत्खनन के बारे में अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। यह पुस्तक मूल रूप से 1934 में प्रकाशित हुई थी। अन्य पुस्तकें अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखी गई हैं। चन्हूदारो उत्खनन, सिंधु घाटी सभ्यता, सेफर्ड्स किंग्स प्राचीन गाजावी का शहर और मोहनजोदारो में आगे की खुदाई। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 नवंबर। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह मनाया क्यों जाता है? संविधान दिवस या संविधान दिवस, जिसे राष्ट्रीय कानूनी दिवस के रूप में भी जाना जाता है, भारत में हर साल 26 नवंबर को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा में भारत के संविधान को अपनाया। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत सरकार ने 19 नवंबर 2015 को राजपत्र अधिसूचना द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, पित्त द्वारा स्रावित होता है। पित्र किसके द्वारा स्रावित होता है? यकृत। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। पित्र यकृत के द्वारा स्रावित होता है। पित्त एक तरल पदार्थ है जो यकृत द्वारा बनाया और छोड़ा जाता है और पित्ताशय की थैली में जमा होता है। पित्त का काम क्या है? ये पाचन में मदद करता है। यह वसा को फैटी अम्ल में तोड़ देता है जिसे पाचन तंत्र द्वारा शरीर में ले जाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाओं को किस देश से अपनाया गया है? फ्रांस। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा को फ्रांस से अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2019 में तेलंगाना राज्य के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तमिलिसाई सुंदरराजन। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। तमिलिसाई सुंदरराजन ने 8 सितंबर 2019 को तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला। इस पद को संभालने वाली वो पहली महिला है। अगला क्वेश्चन है, तुम्बाकू किसकी उपस्थिति के कारण रॉकेट प्रक्षेपण के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया है? भूमध्य रेखी इलेक्ट्रोजेट्स। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भूमध्य रेखी इलेक्ट्रोजेट्स की उपस्थिति के कारण तुम्बा को रॉकेट प्रक्षेपण के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था। तुम्बा पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। 8 डिग्री 32 मिनट और 34 सेकंड उत्तर और 76 डिग्री 51 मिनट 32 सेकंड पूर्व पर तुम्बा का स्थल निम्न ऊंचाई, ऊपरी वायुमंडल और आयन मंडल अध्ययन के लिए आदर्श है। अगला क्वेश्चन है, सबसे सफल सहकारी कृषि किस देश में है? डेनमार्क। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। किसानों का एक समूह अधिक कुशल और लाभदायक कृषि के लिए स्वेच्छा से अपने संसाधनों को एकत्रित करके एक सहकारी समिति बनाता है। व्यक्तिगत खेत बरकरार रहते हैं। कृषि सरकारी पहल का एक विषय है। सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1 सदी में से भी पहले हुई थी। यह कई पश्चिमी यूरोपीय देशों जैसे डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली में सफल है। डेनमार्क में यह आंदोलन इतना सफल रहा कि व्यवहारिक रूप से हर किसान सहकारी समिति का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित करने के लिए किस प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया? GSLV MK3 M1। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए GSLV MK3 M1 प्रक्षेपण यान का सफलता इस्तेमाल किया गया था। चंद्रयान 2 चंद्रयान 1 के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है। अब बात इसमें इसरो की है। इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। इसरो के संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई। इसरो की स्थापना हुई कब थी? 15 अगस्त 1969। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया? A.O. ह्यूम। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में व्यापक जड़ें वाली एक राजनीतिक पार्टी है। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। अब बात यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कब थी? 28 दिसंबर 1885 सोमवार का दिन था। स्थल कौन सा था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ग्वालियर टैंक, मुंबई। इसके संस्थापक कौन है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का उपनाम क्या है? हर्मिट ऑफ शिमला। जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय
इसके वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। आरंभिक नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शुरुआती नाम है भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसे दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार सर्वप्रथम लॉर्ड डफरिन के दिमाग में आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 ईस्वी के मुंबई अधिवेशन में। प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी 1886, कलकत्ता अधिवेशन 1886। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए? बदरुद्दीन तैयब जी 1887 मद्रास अधिवेशन। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज जूले 1888 इलाहाबाद 1888 इलाहाबाद के अधिवेशन में। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। प्रथम कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? डॉक्टर रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में सूरत अधिवेशन 1907। पहली बार जनगण मन कब गाया गया? पंडित विश्व नारायण धर की अध्यक्षता में 1911 कलकत्ता अधिवेशन। पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर के अधिवेशन में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 में कौन सा देश अग्रणी रहा? नॉर्वे। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर इस करंट के क्वेश्चन को डालने की जरूरत क्या थी? हमने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र के बारे में बताने के लिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने रखा है। ये यूएनडीपी है क्या? वार्षिक मानव विकास सूचकांक के बारे में 189 देशों के मानव विकास सूचकांक को संकलित करता है। सूचकांक किसी दिए गए देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और आय पर विचार करता है ताकि मानव विकास पर एक माप प्रदान किया जा सके जो देशों और समय के बीच तुलनीय हो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पहली बार 1990 में प्रकाशित हुआ। यूएनडीपी के बारे में, यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 नवंबर 1965 को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। परम 8000 कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पूरे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा डिजाइन और असेंबल किया गया है। परम का अर्थ संस्कृत में सर्वोच्च है, जबकि पैरेलल मशीन के लिए एक संक्षिप्त शब्द भी बनाना है। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? 1989। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सांची स्तूप को 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची कस्बे में एक पहाड़ी की चोटी पर सांची एक बौद्ध परिसर है जो अपने महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। यह मूल रूप से मौर्य सम्राट अशोक महान द्वारा निर्मित किया गया था। सांची स्तूप का उपयोग किस लिए किया गया था? स्तूप एक औपचारिक दफन टीला है जिसका उपयोग बौद्ध संतों और अवशेषों के साथ 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 स्वयं बुद्ध की पूजा के लिए किया गया था। अब इसमें विकल्प प्रश्न में यूनेस्को की बात की गई है, तो यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय है कहाँ? पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को की स्थापना हुई कब थी? 16 नवंबर 1945। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की है? लॉर्ड रिपन। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे जिन्होंने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने की खोज की? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने प्रत्यास्थता के नियम की भी खोज की। रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक वास्तुकार के रूप में सक्रिय अंग्रेज बहुश्रुत व्यक्ति थे जो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके सूक्ष्म जीव की कल्पना करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं जो जीवन की बुनियादी संरचनात्मक इकाइयां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का उदाहरण है? कंप्यूटर चिप। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हीरे, कंप्यूटर चिप और मोबाइलों पर फुटलूज उद्योग के उदाहरण हैं। ये आमतौर पर गैर प्रदूषणकारी उद्योग है। अब फुटलूज उद्योग है क्या? फुटलूज उद्योग विभिन्न स्थानों पर स्थिर हो सकते हैं। वे किसी कच्चे माल, वजन घटाने या अन्यथा पर निर्भर नहीं है। वे काफी हद तक घटक भागों पर निर्भर करते हैं जिन्हें कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। वे कम मात्रा में छोटी श्रम शक्ति के साथ उत्पादन करते हैं। उनके स्थान पर महत्वपूर्ण कारक सड़क नेटवर्क द्वारा पहुंच है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है? ए बी पॉजिटिव। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ए बी पॉजिटिव प्रकार के रक्त को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है क्योंकि जिस व्यक्ति के पास यह रक्त होता है वह किसी भी प्रकार का रक्त प्राप्त कर सकता है। ORH-D नकारात्मक रक्त वाले व्यक्तियों को अक्सर सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। इसके अलावा कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में रक्त समूह की खोज की। RH कारक के बारे में, RH एक क्या है? एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाया जा सकता है। यदि आपके लाल रक्त कोशिकाओं में प्रोटीन है तो आप RH निगेटिव पॉजिटिव हैं। RH पॉजिटिव है। यदि आपके रक्त कोशिकाओं में प्रोटीन नहीं तो आप RH निगेटिव हैं।
अगला क्वेश्चन है, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र CaOH का होल ट्वाइस है। चूने के पानी का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अगला क्वेश्चन है, माधवीकुट्टी नामक कलम का प्रयोग किस प्रसिद्ध लेखक ने किया? कमला दास। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कमला दास को उनके एक समय के कलम नाम माधवीकुट्टी और विवाहित नाम से जाना जाता है। कमला दास अंग्रेजी में एक भारतीय कवि होने के साथ साथ केरल, भारत से मलयालम में एक लेखिका भी हैं। केरल में उनकी लोकप्रियता मुख्य रूप से लघु कथाओं और आत्मकथा पर आधारित है, जबकि कमला दास के नाम से लिखी गई अंग्रेजी में उनकी कविताओं और स्पष्ट आत्मकथाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यह दिन पहली बार 1974 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। आंख के लेंस की अत्यधिक वक्रता निकट दृष्टि दोष की ओर ले जाती है। मायोपिया या फिर निकट दृष्टि दोष तब होता है जब प्रतिबिंब उसकी सतह के बजाय रेटिना के ठीक सामने बनता है। यह तब होता है जब कार्निया या नेत्र गोलक की लंबाई के लिए बहुत घुमावदार होता है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन थे? एंटोनियो गुटेरस। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव हैं। अब बात यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई कब थी? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश कौन से हैं? कितने हैं? 193 हैं। और 193वां सदस्य कौन है? दक्षिणी सूडान, जो 2011 में शामिल हुआ। स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है, जिसमें चीन, रूस, फ्रांस, यूके और अमेरिका। पर इसके संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली, जो नॉर्वे के व्यक्ति थे। संयुक्त राष्ट्र की संचालन भाषाएं कितनी हैं? अंग्रेजी और फ्रांसीसी, जबकि कुल 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। भारत अपनी स्थापना के समय से ही संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। 26 जून 1945 को 50 अन्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राष्ट्र में सबसे बड़ा संचयी सैन्य योगदान करता है भारत, जिसने अब तक संयुक्त राष्ट्र के 71 शांति मिशनों में से 50 के लिए सैनिक उपलब्ध कराए हैं। 1950 में भारत को परिषद में अपने पहले 2 साल के कार्यकाल के सबसे पहले कब चुना गया? 1950 में ही। जनवरी 2007 में भारत ने लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सेवा के लिए पहली बार महिला पुलिस भेजी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय छात्रों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति, नवाचार पैदा करने के लिए केंद्र सरकार ने ATL प्रयोगशाला शुरू की है। ATL का पूर्ण रूप क्या है? अटल टिंकरिंग लैब। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ATL से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ATL का पूर्ण रूप क्या है? अटल टिंकरिंग लैब। अटल इनोवेशन मिशन भारत भर के स्कूलों में अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज के लिए स्थापित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य युवा मन में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना है। यह डिजाइन मानसिकता, कंप्यूटेशनल सोच और अनुकूली सीखने, भौतिक कंप्यूटिंग जैसे कौशल विकसित कर रहा है। अटल इनोवेशन मिशन के बारे में, यह देश भर में नवाचार और उद्यमता को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा स्थापित एक प्रमुख पहल है। 2016 में यह शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा शुरू किए गए सामाजिक आंदोलन क्या है? ग्रीन गुड डीड्स। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ग्रीन गुड डीड्स केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा शुरू किए गए सामाजिक आंदोलन का नाम है। पर्यावरण की रक्षा और देश में अच्छे जीवन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन गुड डीड्स की शुरुआत की गई थी, जिसे वैश्विक समुदाय द्वारा स्वीकृति मिली है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति के लिए आह्वान किया गया? 1906। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 1906 दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति के लिए आह्वान किया गया। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को राष्ट्रीय मांगों के रूप में रखा। इसके अलावा पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दादा बदरुद्दीन तैयब जी। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। सूरत विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई, चरमपंथी और नरमपंथी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधों को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है? ब्रायोफाइटा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पादप जगत को 5 समूह में वर्गीकृत किया गया है। 5 समूह कौन कौन से हैं? छैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब विकल्प में ब्रायोफाइटा सही है, इसलिए ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रायोफाइटा में संवहनी ऊतक नहीं होते हैं। पादप काय में जड़ जैसी, तना जैसी तथा पत्ती जैसी संरचनाएं होती हैं। ब्रायोफाइट स्थलीय पादप हैं, लेकिन इन्हें पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्हें लैंगिक प्रजनन के लिए आवश्यक जल की आवश्यकता होती है। ये नम और छायादार स्थानों में मौजूद होते हैं। इनमें काई, हार्नवर्ड्स और लिवरवर्ड्स शामिल हैं। मार्केशिया, प्यूनेरिया, स्फैग्नम आदि ब्रायोफाइटा को
पादप जगत के उभयचर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का नाम है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में शुरुआत इसकी कब हुई थी? 15 जुलाई 2015 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? हड़प्पा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। हड़प्पा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तत्कालीन मोंटगोमरी जिले आधुनिक शाहीवाल में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? आलमगीरपुर। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? बालाकोट। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। बालाकोट बलूचिस्तान के दक्षिणी तटवर्ती पट्टी में स्थित है। यह बंदरगाह नगर था। यह स्थल सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि सीप उद्योग के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध था, तो बालाकोट आंसर है उसका। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? लोहा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हड़प्पा कालीन लोगों को चांदी, तांबा, कांसा, सीसा का ज्ञान था। हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ था, किंतु सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? उनके घर ईंटों के बने थे, ये भी सही है। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई, ये भी सही है। घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, ये भी सही है। यानी इस क्वेश्चन का उपर्युक्त सभी आंसर सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, घरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पकी हुई ईंटों का प्रयोग प्रायः मकानों के निर्माण के लिए किया गया था। प्रत्येक आवासीय भवन के बीच में एक आंगन होता था। ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। मोहनजोदड़ो के स्मारकों में विशाल सभा भवन की एक रूपरेखा मिली है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? लोहा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हड़प्पा कालीन लोगों को चांदी, तांबा, कांसा, सीसा का ज्ञान था। हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? उनके घर ईंटों के बने थे, ये भी सही है। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में, ये भी सही है। घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, ये भी सही है। यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है? शहर योजना प्रणाली। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता शहर योजना प्रणाली थी। सिंधु घाटी में चौड़ी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मकान पक्की ईंटों एवं कच्ची ईंटों के बनाए जाते हैं। नाली एवं सफाई की व्यवस्था भी उत्तम थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है पुरातात्विक उत्खनन से। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है, क्योंकि वहां कोई साहित्य ताम्रपत्र नहीं पाए गए हैं। विभिन्न स्थानों पर कुछ लेख पाए गए, किंतु वे अभी तक पढ़े नहीं जा सके। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तांबा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु तांबा थी। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता। इसमें मूलतः 8800 श्लोक थे। कालांतर में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1,00,000 होने पर इसे सतसाहस्री संहिता या महाभारत कहा गया। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक महर्षि वेदव्यास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत नामक संस्कृत महानाटक के लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता है। इसमें कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे। कालांतर में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1,00,000 होने पर इसे सतसाहस्री संहिता या महाभारत कहा गया। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक महर्षि वेदव्यास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारतीय प्रतीक राज चिन्ह पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ सदा सत्य की विजय होती है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? बर्बरीक। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। महाभारत के अनुसार बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र और भीम और हिडिंबा का पोता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में रोगों के उपचार के बारे में वर्णन मिलता है? अथर्ववेद। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अथर्ववेद में रोगों के उपचार के बारे में वर्णन किया गया है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है। अथर्ववेद की दो शाखाएं पिप्लात तथा शौनक। इसका एकमात्र ब्राह्मण गोपथ है। अभी मैंने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति का आह्वान किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आपके पास स्टडी रिलेटेड जो भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो ये था आज का हमारा रेलवे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए जिससे कि स्टडी रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।